नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अनुराग पुनेठ आपके साथ। हाजिर हैं हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ, लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले बात सुर्खियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन की अमेरिकी यात्रा पर कल होंगे रवाना। शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ शिखर बैठक, क्वाड सम्मेलन में भी होंगे शामिल। शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को करेंगे संबोधित। अमेरिकी यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बातचीत। दोनों नेताओं के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र और अफगानिस्तान के ताजा हालात पर हुई चर्चा। कोविड वैक्सीन की डिलीवरी फिर से शुरू करने के भारत के फैसले का फ्रांस ने किया स्वागत। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन, इराक और नॉर्वे के विदेश मंत्रियों से की मुलाकात। अफगानिस्तान की स्थिति और हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर हुई चर्चा। आर्थिक, ऊर्जा और विकास क्षेत्र में सहयोग पर भी विचार विमर्श। अगले साल मई में एनडीए प्रवेश परीक्षा दे सकेंगी महिला उम्मीदवार। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दी जानकारी। छात्राओं की ट्रेनिंग और बुनियादी सुविधाओं पर हो रहा है काम। सेना की ओर से अध्ययन समूह का गठन। राज्यसभा चुनाव के लिए असम से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मध्य प्रदेश से डॉक्टर एल मुरुगन ने भरा पर्चा। तमिलनाडु में डीएम की प्रत्याशी डॉक्टर कनिमोझी सोमू और राजेश कुमार ने भी दाखिल किया नामांकन। महाराष्ट्र से रजनी पाटिल होंगी कांग्रेस की उम्मीदवार। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 4 दिवसीय अमेरिका की यात्रा पर रवाना होंगे। गुरुवार को उनकी मुलाकात अमेरिका के शीर्ष उद्योगपतियों से होगी। शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ शीर्ष बैठक में शामिल होंगे और उसी दिन वे क्वाड शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात काफी अहम है। दोनों नेताओं के बीच 24 सितंबर को वॉशिंगटन डीसी में होने वाली वार्ता के दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में संबंधों को और बेहतर करने के तरीकों पर चर्चा की उम्मीद है। जनवरी 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन की प्रधानमंत्री मोदी के साथ पहली प्रत्यक्ष मुलाकात होगी। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने पत्रकारों से मुलाकात के दौरान इस बात की जानकारी दी। Two leaders are expected to discuss how to bolster bilateral trade and investment ties, strengthen defense and security collaboration, boost the strategic clean energy partnership, explore new avenues in emerging technologies, including through R&D, innovation and industry linkages. The bilateral meetings would also feature current regional security situation following recent developments in Afghanistan. क्वाड शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा का दूसरा बड़ा कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री 24 सितंबर को अमेरिका के वॉशिंगटन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के मुताबिक इसमें हिंद प्रशांत की स्थिति और अफगानिस्तान के अलावा विश्व आपूर्ति श्रृंखला के विकेंद्रीकरण के तरीकों समेत दूसरे अहम मुद्दों पर संयुक्त प्रयास को दिशा दी जाएगी। The four leaders will share views and perspectives on the regional situation and the emerging challenges, including in South Asia and the Indo-Pacific region. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ भी अलग से मुलाकात का कार्यक्रम है। This is their first meeting in person in the post-pandemic period. The two leaders have maintained a regular dialogue with 3 phone calls. As you recall, Prime Minister Morrison called Prime Minister Modi just a few days ago. न्यूयॉर्क में 25 सितंबर को प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय अहम बैठक को संबोधित करेंगे।
और अमेरिकी यात्रा से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच में फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच में अफगानिस्तान में हालात को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कोविड वैक्सीन के भारत के निर्यात के फैसले का स्वागत किया है। उधर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस से भी मुलाकात की। उन्होंने अफगानिस्तान के घटनाक्रम और हिंद प्रशांत क्षेत्र के मुद्दों पर उनसे बातचीत की। उन्होंने आपसी हित में क्वारंटीन से संबंधित मुद्दे का जल्द समाधान करने का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने रोड मैप 2030 की प्रगति पर भी चर्चा की। विदेश मंत्री जयशंकर ने इराक के विदेश मंत्री फवाद हुसैन से भी मुलाकात की और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच में ऐतिहासिक संबंधों, आर्थिक, ऊर्जा और विकास क्षेत्र में सहयोग पर विचार विमर्श हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने सोमवार को नॉर्वे की विदेश मंत्री इन एरिक्सन सोराइडे से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान की स्थिति पर व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए संयुक्त दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए नॉर्वे की सराहना की। और बात राजनीति की। राज्यसभा उपचुनाव के लिए कल नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। इससे पहले आज कई उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भरा, जिसमें केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम से राज्यसभा सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में अपना पर्चा दाखिल किया। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भी मध्य प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। भोपाल में उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मौजूद रहे। उधर तमिलनाडु में डीएमके की प्रत्याशी डॉक्टर कनिमोझी सोमू और राजेश कुमार ने राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, कनिमोझी, करुणानिधि और दूसरे सांसदों की वरिष्ठ सदस्यों की मौजूदगी में पर्चा दाखिल किया गया। और उधर कांग्रेस ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए महाराष्ट्र से पूर्व सांसद रजनी पाटिल को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी सांसद राजीव सातव की कोविड से मृत्यु की वजह से उपचुनाव कराया जा रहा है। और राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की जो आखिरी तारीख 22 सितंबर है। नामांकन पत्रों की जांच 23 सितंबर को होगी और नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख 27 सितंबर है। मतदान 4 अक्टूबर को होगा और उसी दिन वोटों की गिनती की जानी है। और अब लड़कियों के लिए एक अच्छी खबर। लड़कियां अगले साल मई में होने वाली एनडीए प्रवेश परीक्षा दे सकेंगी। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में यह जानकारी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि महिला उम्मीदवारों को अगले साल मई में राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी यानी कि एनडीए की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाली अधिसूचना जारी की जाएगी। इससे पहले समय सीमा को ध्यान में रखकर महिला उम्मीदवारों का प्रवेश और प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए योजना और तैयारी की आवश्यकता है। हलफनामे में कहा गया कि रक्षा सेवाओं की ओर से एक अध्ययन समूह का गठन किया गया है, जिसमें एनडीए में महिला कैडेटों के लिए व्यापक पाठ्यक्रम को तेजी से तैयार करने के लिए विशेषज्ञ शामिल हैं। इससे पहले 8 सितंबर को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि महिलाएं मिलिट्री कॉलेज में दाखिला ले सकती हैं और वो स्थायी कमीशन के लिए पात्र होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा दाखिल कर टाइमलाइन बताने के लिए कहा था, जिससे साफ हो सके कि कब तक छात्राएं एनडीए परीक्षा में बैठ पाएंगी। सरकार की टेलीमेडिसिन सेवा यानी कि ई संजीवनी का लोग बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब करीब 90,000 मरीज
इसका इलाज के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। अब तक 1.2 करोड़ मरीज इसके तहत परामर्श ले चुके हैं। केंद्र सरकार की टेलीमेडिसिन पहल ई संजीवनी काफी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। सबसे बड़ी टेलीमेडिसिन सेवा बनते हुए ई संजीवनी से अब तक 1 करोड़ 20 लाख कंसल्टेशंस दिए गए हैं। इसे पूरे देश में रोगियों के साथ साथ डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी 2 माध्यमों से सेवा मुहैया कराती है। ABHWC यानी डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म, जो हब और स्पोक मॉडल पर काम करती है। वहीं ई संजीवनी OPD, रोगी और डॉक्टर के बीच टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म मॉडल पर आधारित है। ई संजीवनी ABHWC के जरिए लगभग 68 लाख से अधिक परामर्श पूरे हुए हैं, तो ई संजीवनी OPD के माध्यम से 51 लाख से अधिक रोगियों की सेवा की जा चुकी है। रोजाना करीब 90,000 मरीज अपने इलाज के लिए इस सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ई संजीवनी सेवा और ई संजीवनी OPD प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सबसे ज्यादा 37 लाख से अधिक कंसल्टेशंस रजिस्ट्रेशन आंध्र प्रदेश में हुए हैं। इसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात का नंबर है। ई संजीवनी ABHWC सेवाओं की शुरुआत नवंबर 2019 में की गई थी, जबकि ई संजीवनी OPD को 13 अप्रैल 2020 लॉकडाउन के दौरान शुरू किया गया था। केंद्र सरकार की ई संजीवनी राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा शहरी और ग्रामीण भारत में मौजूद डिजिटल स्वास्थ्य अंतर को कम कर रही है। इससे माध्यमिक और प्राथमिक स्तर के अस्पतालों पर बोझ कम हुआ है, साथ ही जमीनी स्तर पर डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी को दूर करने का भी ये काम कर रही है। और बात देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की मामलों में लगातार कमी जारी है। देश में कोरोना के एक्टिव केस 184 दिनों में सबसे कम सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब 3,09,000 मरीजों का इलाज चल रहा है और बीते 24 घंटों में देश भर से कोरोना के 26,000 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 34 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं और पिछले 24 घंटों में करीब 1 करोड़ टीकाकरण के साथ भारत का कोविड टीकाकरण कवरेज 81.85 करोड़ के पार पहुंच गया है। उधर कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने जानकारी दी है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल पूरा कर लिया गया है और अगले सप्ताह तक DCGI को इससे जुड़ा हुआ डेटा जमा करा दिया जाएगा और उम्मीद है कि अगले महीने तक कंपनी के इंट्रानेजल वैक्सीन के दूसरे चरण का ट्रायल भी पूरा हो सकता है। वहीं वयस्कों के लिए कोवैक्सीन का उत्पादन अक्टूबर में बढ़कर 5.5 करोड़ डोज तक पहुंच जाएगा। उधर अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए नई प्रणाली की घोषणा की है, जिसके तहत भारत सहित किसी भी देश के ऐसे लोगों को नवंबर की शुरुआत से देश में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी जिनका पूर्ण टीकाकरण हो गया है। भारत जैसे देशों में पूर्ण टीकाकरण करा चुके लोग अब अपने टीकाकरण प्रमाण पत्र के साथ अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। उन्हें उड़ान भरने से पहले टीकाकरण का प्रमाण पत्र देना होगा। उधर भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में 2 पायदान की छलांग लगाई है और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की रैंकिंग में 46वें स्थान पर आ गया है। भारत स्टार्टअप के लिए बेहतर माहौल तैयार करने और नवाचार को बढ़ावा देने में लगातार सुधार कर रहा है। भारत ने पिछले कई वर्षों में लगातार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सुधार दर्ज करते हुए आगे कदम बढ़ाए हैं। साल 2015 में 81वें पायदान से 2021 में 46वें पायदान तक भारत का यह सफर रहा है। मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के चलते इसमें पिछले 6 सालों में लगातार सुधार दर्ज किया गया है। 2020 यानी कि 2020 में भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में 48वें पायदान पर था, यानी कि एक साल में 2 पायदान का सुधार हुआ है। उधर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि GII रैंकिंग सरकारी और निजी शोध संस्थानों के शानदार काम
और बेहतर स्टार्टअप इकोसिस्टम का नतीजा है। परमाणु ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ अंतरिक्ष जैसे विभागों ने भारत के नेशनल इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। यह इंडेक्स दुनिया भर की सरकारों के लिए अपने यहां सामाजिक और आर्थिक बदलावों को समझने का आधार बना है। पिछले कुछ सालों में इस इंडेक्स ने सरकारों के लिए पॉलिसी टूल की भूमिका निभाई है। 2 दिन का ग्लोबल इनोवेशन कॉन्क्लेव आज से शुरू हो गया है। और हम आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों को जानने के लिए। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां की बालूरघाट सीट से लोकसभा के सांसद सुकांता मजूमदार को पार्टी की राज्य इकाई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष रहे दिलीप घोष को पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने की घोषणा की है। दिल्ली में ट्राइफेड ने सीप की खेती में जनजातीय उद्यमिता के विकास के लिए झारखंड की पूर्ति एग्रोटेक के साथ समझौता किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की मौजूदगी में दिल्ली में हुए समझौते के तहत ट्राइफेड बिग बास्केट के साथ मिलकर सीप को ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में 24 से 28 सितंबर तक पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 5 दिन के इस फिल्म महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लद्दाख में मौजूदा और नई नागर विमानन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। एक वर्चुअल बैठक में उन्होंने कहा कि अगले वर्ष के आखिर तक लेह में नया हवाई अड्डा टर्मिनल शुरू हो जाएगा। खबर महाराष्ट्र से, जहां के विभिन्न जिलों में सितंबर का महीना पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। यहां महिलाओं, गर्भवती माताओं और बालिकाओं को पोषक आहार के बारे में जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एनजीटी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं करने पर महाराष्ट्र सरकार पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने त्र्यंबकेश्वर नदी में नगर निगम का कचरा डालने से रोकने के निर्देश दिए थे। गौरतलब है कि त्र्यंबकेश्वर 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इधर खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां पर डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 205 हो गई है। ऐसे में जिला अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मच्छर जनित बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए तालाबों में गंबूसिया मछली छोड़ना शुरू कर दिया है। गंबूसिया मछली मच्छरों को नष्ट कर देती है और ये नाले के पानी में भी जीवित रह लेती है। प्रदेश में डेंगू के प्रकोप को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के शिवगढ़ धार में सेना का एक हेलीकॉप्टर हादसे में शिकार हो गया। इस घटना में 2 पायलट घायल हुए। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा इंदौर पहुंच गई है। आर्मी क्षेत्र में घूमते हुए विजय मशाल इन्फेंट्री स्कूल परिसर में पहुंची। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में स्क्रीन पर वर्ष 1971 में हुए युद्ध की झलकियां दिखाई गई। साथ ही 2 रिटायर्ड जनरल और 1 स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल की पत्नी का सम्मान किया गया। देश के जाने माने संत और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को गुरुवार को भू समाधि दी जाएगी। संत समाज और अखाड़ा परिषद की कल सुबह 10 बजे एक बैठक भी होनी है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जो कि आत्महत्या के अलावा हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में लाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी की सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में
मौत हो गई थी और उनका शव उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित बांगंबरी मठ स्थित उनके आवास में पंखे से लटका हुआ मिला था। पुलिस ने शुरुआती जांच में इसको खुदकुशी का मामला बताया था और मामले की जांच शुरू कर दी थी। उधर पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण जारी है। अभ्यास में दोनों देशों की इन्फेंट्री बटालियन हिस्सा ले रही हैं। दोनों सेनाओं की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हथियारों से परिचित होने के साथ साथ दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ पर्वत युद्ध रणनीति, आपदा सहायता, पहाड़ी इलाकों में राहत और बचाव कार्य दक्षता को साझा भी कर रही हैं। इस अभ्यास में पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान को लेकर 48 घंटे का विशेष कठिन अभ्यास भी शामिल है। 14 दिन तक चलने वाले इस संयुक्त युद्धाभ्यास में 300 सैनिक दोनों देशों की तरफ से हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले सूर्य किरण अभ्यास 2019 में नेपाल में आयोजित किया गया था। और ऐसे सूर्य किरण में एक बटालियन लेवल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जिसके अंदर हम बटालियन के लेवल पे काउंटर टेररिज्म, डिजास्टर मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, क्योंकि दोनों के देशों के अंदर पहाड़ी इलाका होने की वजह से काफी डिजास्टर होते हैं। और दूसरा हमारा जो माउंटेन और जंगल वॉरफेयर और मेडिकल इवैक्यूएशन, इन सब चीजों के ऊपर जो है हम आपस में अपने तालमेल के साथ एक्सरसाइज करेंगे। और अब खबर कनाडा से, जहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने संसदीय चुनाव जीत लिया है। हालांकि संसद में बहुमत हासिल करने से वो चूक गए हैं। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लिबरल पार्टी 156 सीटों पर चुनाव जीत चुकी है। हालांकि बहुमत से वो अभी 14 सीटें कम है। कनाडा की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत के लिए 170 सीटों की जरूरत पड़ती है। कंजर्वेटिव्स 122 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाए हैं। पशु पक्षी बेजुबान जरूर होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी भावनाएं होती हैं और वो भी प्रेम, संवेदना और क्रूरता के अंतर को महसूस कर सकते हैं। अगर इन्हें प्रेम और अपनापन मिले तो उनके साथ गहरा रिश्ता बनाया जा सकता है। तो चलिए, बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इंसान और बेजुबान प्राणी के बीच में प्यार की भाषा को समझते हुए ये सुंदर वीडियो। नमस्कार।